सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के पाठ रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के साथ शुरुआत करेंगे, जिसके बाद हम भौतिकी में भौतिक जगत, मात्रक और मापन यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हर वीडियो के बाद हम लोग एक छोटा सा क्विज भी करेंगे। इसके बाद हम कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के पहले पाठ ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में भौतिकी का पाठ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि आपको अपनी कॉपी में जरूरी बातों को नोट करना है और आपके मन में जो सवाल आए उसे भी नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 1। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में द्रव्य और उसकी अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। हम द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। हम परमाणु के परिचय के बारे में भी पढ़ेंगे और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के परिचय से। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री अणुओं यानी मॉलिक्यूल के रूपांतरण का विज्ञान है। प्रकृति के वर्णन करने के लिए रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। आइए अब रसायन विज्ञान के कुछ महत्व के बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान का उपयोग मौसम विभाग, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन, दवाओं, साबुन, डिटर्जेंट, धातु आदि के निर्माण में उपयोग होता है। रसायन विज्ञान के परिचय के बाद अब हम अपने पहले विषय पे चलते हैं, जो है द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वह द्रव्य कहलाती है। उदाहरण से समझे तो स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक कुर्सी का है। क्या आप बता सकते हैं कि कुर्सी द्रव्य है कि नहीं? कुर्सी एक द्रव्य कहलाती है क्योंकि कुर्सी का द्रव्यमान होता है और वह स्थान भी घेरती है। उसी तरीके से बुक यानी किताब भी एक द्रव्य कहलाती है
क्योंकि किताब भी स्थान घेरती है, वह किताब का भी द्रव्यमान होता है। द्रव्य के 3 अवस्थाएं यानी स्टेट होती हैं, जैसे कि ठोस यानी सॉलिड। स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर एक पेड़ का है, यह द्रव्य का ठोस रूप है। दूसरी अवस्था है द्रव। स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर पानी का है, पानी द्रव्य की द्रव अवस्था है। तीसरी अवस्था है गैस। स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर गुब्बारे का है, इस गुब्बारे में भरी हवा द्रव्य का गैस अवस्था है। आइए द्रव्य की अवस्थाओं को डिटेल में जानें। स्क्रीन पे दिया गया टेबल द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बताता है। आइए इसे अब एक एक कर विस्तार से पढ़ें। पहले बात करते हैं ठोस की। ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक सेब का है। यह द्रव्य का ठोस रूप है क्योंकि सेब का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। ठोस के कण एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं या बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। स्क्रीन पे दिया गया चित्र ठोस के कणों को दर्शाता है। ठोस के बाद अब बात करते हैं द्रव की। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। आइए इसे अब उदाहरण से समझें। स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक कप का है। इस कप को हम द्रव्य का ठोस रूप कहेंगे, लेकिन कप में रखी हुई चाय या कॉफी द्रव्य का द्रव रूप है। कॉफी का कोई आकार नहीं होता, इसलिए यह ठोस यानी कप का आकार ले लेती है। द्रव के कण ठोस की तुलना में दूर होते हैं, परंतु गैस की तुलना में पास होते हैं। स्क्रीन पे दिया गया चित्र द्रव के कणों को दर्शाता है। द्रव के बाद अब बात करते हैं द्रव्य की तीसरी अवस्था यानी गैस के बारे में। गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। स्क्रीन पर आप एक केतली देख पा रहे हैं। यह केतली द्रव्य का ठोस रूप है। इसमें रखी हुई चाय या पानी द्रव है, और जब हम इस केतली को गर्म करते हैं, इस केतली से निकली हुई भाप गैस है। गैस के कण बहुत दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। स्क्रीन पे दिया गया चित्र गैस के कणों को दर्शाता है। द्रव्य के अवस्थाओं के बाद अब बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं द्रव्य को 2 भाग में वर्गीकरण किया गया। पहला भाग है शुद्ध पदार्थ, दूसरा भाग है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी 2 भाग में विभाजित किया गया। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। उसी तरीके से मिश्रण भी 2 भाग में विभाजित किया गया। एक है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। आइए अब इसे हम विस्तार से पढ़ें।
पहले बात करते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, जो कि द्रव्य का ही एक भाग है। जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण से समझें तो नमक यानी सॉल्ट एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ के बाद अब बात करते हैं तत्व की, जो कि शुद्ध पदार्थ का ही एक भाग है। तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं और इन्हें रासायनिक क्रिया से और विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व के उदाहरण को जानने से पहले हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक वह पदार्थ है जो भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु को एक निश्चित अनुपात पर संयोजित होकर बनते हैं। आइए अब तत्व और यौगिक दोनों को ही उदाहरण से समझें। ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ऑक्सीजन एक तत्व है। उसी तरीके से हाइड्रोजन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह भी एक तत्व है। यदि इस ऑक्सीजन में दो हाइड्रोजन लगे तो यह बनता है पानी यानी वाटर। पानी या वाटर एक यौगिक है। इस तरीके से हमने तत्वों और यौगिकों के बारे में जाना। आइए अब बात करते हैं मिश्रण के बारे में, जो कि द्रव्य का दूसरा भाग है। मिश्रण उस पदार्थ को कहते हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों को मिलाकर बनता है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। यह चित्र एक मिश्रण का है। इस मिश्रण में तेल और पानी है। तेल और पानी दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। मिश्रण के बाद अब बात करते हैं समांगी मिश्रण के बारे में, जो कि मिश्रण का ही एक भाग है। समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें घटक एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित होते हैं। समांगी मिश्रण के उदाहरण को जानने से पहले हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। विषमांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें घटक एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं। आइए अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण से समझें। पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने पानी और चीनी को लिया। चीनी क्योंकि पानी में पूर्ण तरह मिश्रित हो गई, तो चीनी का घोल एक समांगी मिश्रण है। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। हमने एक पानी लिया, उसमें हमने रेत मिलाई। क्योंकि रेत पानी में पूरी तरह मिश्रित नहीं है, तो रेत नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो रेत का घोल एक विषमांगी मिश्रण है। इस तरीके से हमने मिश्रण के बारे में जाना। द्रव्य के वर्गीकरण के बाद अब हम अपने दूसरे विषय पे चलते हैं, जो है परमाणु का परिचय। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। यह एक परमाणु यानी एटम की है। आइए इस परमाणु को और विस्तार से जानें। एक परमाणु यानी एटम किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं।
परमाणु को ना ही विभाजित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु 3 कणों से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। स्क्रीन पर दिया गया चित्र से आप तीनों ही कणों को देख पा रहे होंगे। परमाणु के केंद्र को नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परमाणु के बारे में विस्तार से हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परमाणु के परिचय के बाद आइए अब बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रव्य को परिभाषित करने के लिए एक परमाणु सिद्धांत दिया था। आइए इस सिद्धांत को एक एक करके पढ़ें। उनके मुताबिक द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान और गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भी विभिन्न होगा। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने द्रव्य और उसकी अवस्थाएं के बारे में पढ़ा। हमने द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। हमने परमाणु के परिचय के बारे में जाना और हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन के बारे में पढ़ेंगे। हम वैज्ञानिक संकेतन के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय भौतिक जगत, मात्रक और मापन, भाग 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रकृति में मूल बल। उसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे मात्रक और मापन का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भौतिकी और भौतिक दुनिया से। मनुष्य की जिज्ञासा विज्ञान के प्रति आदिकाल से रही है। उसका कारण यह है कि मनुष्य हमेशा से भौतिक गतिविधियों से घिरा रहा है। जैसा कि आप भी बचपन से ही आकाश में सितारों को देखकर जिज्ञासुक रहते थे, या फिर आपके मन में अपने पर्यावरण को देखकर तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होते थे, जैसे कि दिन और रात क्यों होते हैं, तारे हमेशा
रात में ही क्यों चमकते हैं, या फिर इंद्रधनुष केवल वर्षा ऋतु में ही क्यों बनता है। इस तरह के प्रश्न हमेशा से मानव के मन में आते रहे हैं और उसकी इस जिज्ञासा से वह हमेशा भौतिक गतिविधियों की कड़ी से कड़ी जोड़कर अपने प्रश्नों का हल ढूंढता रहा है और इस तरह भौतिक विज्ञान की दुनिया में प्रगति होती रही है। चलिए इसके आधार पर भौतिक विज्ञान की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक गतिविधियों का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करके उनके निष्कर्ष तथा आधार पर भविष्य की संभावना करने को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रकृति में मूल बल के बारे में पढ़ते हैं। आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़े ही होंगे, जिसमें दूसरे नियम में बल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें न्यूटन ने बताया था कि बल का मान द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन आज हम बल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो इस तरह से है, जिसमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तथा चौथा है दुर्लभ नाभिकीय बल मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल से शुरू करते हैं। पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और इसी बल के कारण सभी ग्रह सूर्य का तथा सभी उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं तथा हम सभी लोग पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विद्युत चुंबकीय बल के बारे में पढ़ते हैं। पिंडों के बीच उनके आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं तथा अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जो कि विद्युत चुंबकीय बल ही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रबल नाभिकीय बल को समझते हैं। प्रबल नाभिकीय बल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है। नाभिक के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले शक्तिशाली आकर्षण बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल बाकी सभी बलों की तुलना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आपस में एक शक्तिशाली बल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दुर्लभ नाभिकीय बल को पढ़ते हैं। दुर्लभ नाभिकीय बल को वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। यह बहुत कम समयांतराल वाले मूल कणों के बीच में लगने वाला बल है, अर्थात कुछ कण इस प्रकार के होते हैं जिनका समयांतराल बहुत कम होता है और उन कणों के बीच लगने वाले बल को दुर्लभ नाभिकीय बल कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भौतिक नियमों की प्रकृति को समझते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार
भौतिक राशियों में से कुछ विशेष राशियां समय के बदलने के साथ संरक्षित रहती हैं और वह राशियां संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसी तरह की राशियों के साथ संरक्षण के नियम पढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। इस नियम के अनुसार किसी बंद निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक निकाय से दूसरे निकाय में ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में सूर्य से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है सोलर सेल में, तथा सोलर सेल से ऊर्जा को संरक्षित किया जा रहा है बैटरी में, और बैटरी से ऊर्जा को उपयोग में लिया जा रहा है वैद्युत उपकरण में। इस तरह पूरे सिस्टम के अंदर ऊर्जा संरक्षित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार पिंडों के किसी बंद निकाय पर यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में यदि कोई पिंड सरल रेखा में गति कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वह तब तक इस प्रकार गति करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, और इस तरह इसका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। चलिए आगे चलते हैं और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार पिंडों के किसी बंद निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु एक कोणीय गति में गतिमान है तो वह तब तक गति करते रहेंगे जब तक उन पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगता है, और इस तरह उनका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आवेश संरक्षण के नियम पर नजर डालते हैं। इस नियम के अनुसार एक निश्चित आयतन में उपस्थित कुल आवेश का मान संरक्षित रहता है, अर्थात एक निश्चित आयतन में कुल परमाणुओं की संख्या नियत होती है तथा परमाणु के अंदर कुल आवेश की संख्या नियत होती है। इस प्रकार एक निश्चित आयतन के अंदर कुल आवेश संरक्षित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मात्रक और मापन के परिचय पर नजर डालते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मूल मात्रक तथा दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने नजर डाली भौतिकी के परिचय पर। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकृति में मूल बल तथा भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने जाना मात्रक और मापन का परिचय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और मूल मात्रकों का मापन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का पहला अध्याय ठोस अवस्था शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले ठोस अवस्था का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम ठोस पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और आखिरी में हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को ठोस अवस्था के परिचय से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है, ये एक पत्थर का चित्र है। आपने असल जिंदगी में पत्थर तो देखा ही होगा। पत्थर ठोस अवस्था के पदार्थों का एक उदाहरण है। लेकिन अगर रसायन विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए तो ठोस अवस्था के पदार्थों का जो चित्र होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप देख सकते हैं दोनों चित्रों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। बाएं साइड में जो आपके चित्र है वो ठोस अवस्था के पदार्थों का असल जिंदगी में एक उदाहरण है। लेकिन आपके जो दाएं साइड चित्र है वो ठोस अवस्था के पदार्थों के अंदर जो परमाणुओं की व्यवस्था होती है उसे दर्शाता है। तो आइए शुरू करते हैं ठोस के गुण। ठोस का जो पहला गुण होता है वो ये है कि ठोस निश्चित द्रव्यमान के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ठोस का जो द्रव्यमान होता है वो समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन अगर हम बाहर से कोई बल लगाएं या फिर ताकत लगा के उसके द्रव्यमान को बदलने की कोशिश करें तो ये हो सकता है। इसके साथ ठोस का जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है एवं ठोस का आकार भी निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ठोस का आकार समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन एक संभावना है कि अगर हम बाहर से एक ताकत लगाएं या बल लगा के उसका आकार बदलने की कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है। ठोस का दूसरा गुण ये है कि ठोस में अंतराण्विक दूरियां जो होती हैं वो लघु होती हैं। अंतराण्विक दूरियां क्या होती हैं? कोई भी एक ठोस अणुओं से बना होता है। दो अणु के बीच में जो दूरी होती है उसे अंतराण्विक दूरी कहते हैं। ठोसों में जो अंतराण्विक दूरियां होती हैं वो लघु होती हैं। तीसरा जो गुण है वो ये है कि ठोसों में अंतराण्विक बल होते हैं जो वो प्रबल होते हैं। मतलब जो ठोसों के दो अणुओं के बीच में बल लगता है वो बहुत ही प्रबल होता है, या अगर अंग्रेजी में कहें तो वो बल स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। यही कारण होता है कि जो ठोस होते हैं उसके अणु आपस में बहुत अच्छे से चिपके रहते हैं, उन्हें अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी गुण की। वो ये है कि ठोस कठोर होते हैं। ये गुण हम अपनी असल जिंदगी में देख सकते हैं। जैसे आप किसी पत्थर की बात करें, पत्थर कठोर होता है, या फिर अगर आप लोहे की बात करें, लोहा भी कठोर होता है। तो चौथा गुण यही बताता है कि ठोस कठोर होते हैं। अब बात करते हैं ठोस पदार्थों के वर्गीकरण की। ठोस पदार्थ दो वर्गों में विभाजित होते हैं।
जो पहला वर्ग होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस। इसको अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ये वो ठोस होते हैं जिसमें परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में लगे होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो परमाणु हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन उसके विपरीत होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे अंग्रेजी में अमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में जो परमाणु होते हैं वो किसी भी एक अनिश्चित व्यवस्था में लगे होते हैं, तो ये होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन हम अपनी किताबों में सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में कैलकुलेशंस आसान होती हैं, चीजें निकालना आसान होता है, इसलिए हम अपने पूरे इस अध्याय में सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक अंतरिक्ष में बिंदुओं की व्यवस्था को कहते हैं। आप चित्र देख सकते हैं क्रिस्टल जालक का अपनी स्क्रीन पर। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका की। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जाली की सबसे छोटा हिस्सा होता है। अगर हम एकक कोष्ठिका को अलग अलग दिशा में दोहराते हैं तो वह क्रिस्टल जाली का निर्माण कर देगी। अब बात करते हैं घनीय जालकों के प्रकार की। घनीय जालक 3 प्रकारों में विभाजित होते हैं। जो पहला प्रकार होता है उन्हें कहते हैं आद्य। आद्य घनीय जालकों में होता क्या है, एक हमारा घनीय होता है, उस घनीय के 8 कोनों में एक एक परमाणु लगा होता है। यह आद्य घनीय जालक होते हैं। फिर आते हैं अंतः केंद्रित घनीय जालक। अंतः केंद्रित घनीय जालकों में होता क्या है, घनीय के 8 कोने होते हैं, 8 कोनों में एक एक परमाणु लगा होता है और घनीय के बीचों बीच एक परमाणु मौजूद होता है। इसे कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय जालक। जो आखिरी प्रकार है उसे कहते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक। फलक केंद्रित घनीय जालक में क्या होता है, जो घनीय होता है उसके 8 कोनों पे एक एक परमाणु लगा होता है और 6 के 6 फलक के बीचों बीच एक एक परमाणु मौजूद होता है। इसे कहते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक। अब हम वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने ठोस के परिचय के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ठोस पदार्थों का वर्गीकरण किया और उसके बाद हमने क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई ये सब चीजें समझ आई होंगी। अब मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि अगली कक्षा में आने से पहले आप ये सब चीजें रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से पढ़ के आइएगा। अगली वीडियो में हम लोग एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम रिक्ति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो दोस्तों, आइए भौतिकी के इस विषय को आरंभ करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के प्रथम भाग को समझेंगे और जानेंगे वैद्युत आवेश को, जिसके बाद इसी पर आधारित कुछ प्रकार के पदार्थों के बारे में जानेंगे जो कहलाते हैं विद्युत चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं विषयों के साथ, जिसमें सबसे पहले है वैद्युत आवेश। दोस्तों, हमने हमारे आम जीवन में बहुत सी परिघटनाओं को घटित होते देखा है। जैसे सर्द मौसम में कभी कभी दरवाजे का हैंडल पकड़ने पर उसमें से अचानक एक बिजली का झटका जैसा लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? इसके अतिरिक्त आप सभी ने बारिश के समय आसमान में चमकने वाली बिजली तो देखी ही होगी। और क्या कभी आपने अपने सूखे बालों से किसी गुब्बारे या कंघी को रगड़कर देखा है? क्या आपके बाल भी उस गुब्बारे या कंघी की तरफ आकर्षण के कारण खड़े हो जाते हैं? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी परिघटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, इन सभी परिघटनाओं के होने का कारण है वैद्युत आवेश। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह वैद्युत आवेश क्या होता है और कैसे वह इन परिघटनाओं के होने का कारण है। तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, वैद्युत आवेश तथा इसकी प्रकृति को समझने के लिए एक प्रयोग करके देखिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे यहाँ इस चित्र में दर्शा रही हूँ कि आखिर यह प्रयोग करना कैसे है। तो सबसे पहले आप किसी सेलो टेप की दो पट्टियों को काटकर उन्हें एक दूसरे पर चिपका दें। फिर दोनों पट्टियों को एक झटके के साथ एक दूसरे पर से छुड़ाकर और फिर से निकट लाएं। ऐसा करने पर दोनों पट्टियां एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। यानी इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पट्टियों पर कुछ अलग अलग प्रकार का पदार्थ उपस्थित है। अब इसी प्रकार टेप की दोनों पट्टियों को टेबल से अलग अलग चिपकाकर दोनों को जोर से खींच टेबल से अलग करें। इसके बाद दोनों पट्टियों को फिर से पहले की तरह पास लाएं। क्या अभी भी दोनों पट्टियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं? जी नहीं, अब दोनों ही पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, अर्थात दोनों ही टेप की पट्टियों पर एक जैसा पदार्थ है। और दोस्तों, ये पदार्थ को ही समझा जा सकता है वैद्युत आवेश। और दोस्तों, इस प्रयोग की सहायता से हमें यह भी पता लग पाया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, किंतु कौन कौन से? यह प्रश्न भी उस समय के वैज्ञानिकों के दिमाग में घूमता रहता था। प्रयोगों के आधार पर यह भी पाया गया कि जब समान प्रकार के आवेश परस्पर संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। जबकि इसके विपरीत दो अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं, यानी ऐसे आवेशों के बीच आकर्षण होता है। दोस्तों, इन आवेशों की प्रकृति के बारे में हमें बताया उस समय के एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने कहा कि आवेश या तो धनात्मक होते हैं, जिसे कुछ इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, या फिर आवेश ऋणात्मक होते हैं, जिन्हें दर्शाया जाता है कुछ ऐसे। आवेशों की इसी प्रकृति तथा उपस्थिति की जांच करने के लिए एक उपकरण भी बनाया गया, जिसे नाम दिया गया स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। दोस्तों, इस प्रकार के उपकरण में जब किसी आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी के ऊपर स्थित गेंदनुमा संरचना के पास लाया जाता है, तो विद्युतदर्शी के स्वर्ण पत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना आरंभ कर देते हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पास लाई गई वस्तु पर आवेश उपस्थित था। इसके अतिरिक्त स्वर्ण पत्रों के बीच जितना अधिक प्रतिकर्षण होगा, वस्तु उतनी ही अधिक आवेशित होगी।
चलिए अब बात करते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, किसी वस्तु को आवेशित करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशन। इस विधि में जब किन्हीं 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी विधि कहलाती है संपर्क द्वारा आवेशन, जिसमें आवेश किसी आवेशित वस्तु से किसी अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित होता है। और अंतिम विधि कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसमें किसी दूसरी वस्तु पर आवेश पास में रखी आवेशित वस्तु के कारण उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, वैद्युत आवेश के गमन पर ही आधारित है विभिन्न प्रकार के पदार्थ, और इन पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: विद्युत चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी। चलिए इनकी भिन्नताओं पर विचार करते हैं। दोस्तों, विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर विद्युत प्रवाहित होने देते हैं, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं करते। और इन दोनों के ही विपरीत अर्धचालक अपने अंदर विद्युत तो प्रवाहित करते हैं, किंतु ये आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, विद्युत चालक पदार्थों का निम्न या न के बराबर प्रतिरोध होता है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ में उच्च प्रतिरोध होता है। और इसके अतिरिक्त अर्धचालक का प्रतिरोध चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ के मध्य होता है। चलिए इनके उदाहरणों पर विचार करते हैं। दोस्तों, विद्युत चालक का सबसे अच्छा उदाहरण है धातु, जिनमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण है प्लास्टिक। और अर्धचालक का एक उदाहरण है सिलिकॉन। तो आशा करते हैं कि आपको इन तीनों ही पदार्थों के मध्य अंतर समझ आए होंगे। चलिए अब इसी पर आधारित एक खेल खेलते हैं। दोस्तों, यहाँ एक अलमारी में कुछ सामान रखा है और यहाँ आपके सामने 3 टोकरी रखी हैं, जिन पर विद्युत चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी लिखा है। अब खेल के नियम यह हैं कि मैं यहाँ से एक एक चीज को उठाऊंगी और आपको मुझे यह बताना है कि यह कौन सी वाली टोकरी में जाएगी। सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे पूरे 10 अंक और गलत के लिए 0। आपको ये खेल अपनी कॉपी में खेलना है। आपको लिखना है उस वस्तु का नाम और उसके आगे उसकी टोकरी का नाम। तो चलिए शुरू करें। आप अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हैं ना? तो चलिए उठाते हैं अपनी पहली वस्तु, जो है एक लकड़ी का टुकड़ा। क्या लगता है आपको यह किस टोकरी में जाना चाहिए? क्या आपने अपना उत्तर लिख लिया? तो दोस्तों, यह जाएगी विद्युत रोधी वाली टोकरी में। सही उत्तर देने वाले अपने 10 अंक लिख सकते हैं आप। चलिए अब लेते हैं अपनी दूसरी वस्तु, जो है कोई धातु। चलिए आप इसके लिए भी टोकरी का नाम लिख लीजिए। अगर आपने लिखा है विद्युत चालक, तो आप अपने 10 अंक लिख लीजिए, क्योंकि यह एक विद्युत चालक ही है। आइए अब तीसरी वस्तु की बारी है, जो है एक सिलिकॉन का टुकड़ा। क्या आप इसके लिए भी अपना उत्तर लिख चुके हैं? तो दोस्तों, यह है एक अर्धचालक, जिसके कारण यह जाएगा अर्धचालक वाली टोकरी में। अब बारी आती है अगली वस्तु की, जो है एक कांच का गिलास। क्या आपने इसके लिए भी सही टोकरी ढूंढ ली है? चलिए देखते हैं। तो क्योंकि कांच एक विद्युत रोधी पदार्थ है, इसलिए यह वस्तु जाएगी विद्युत रोधी वाली टोकरी में। और अंत में एक बिल्ली। क्या आपने अपना उत्तर लिख लिया है? तो अगर आपने लिखा है कि इसे विद्युत चालक वाली टोकरी में जाना चाहिए, तो यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जंतुओं का शरीर विद्युत चालक प्रकार का होता है। और दोस्तों, यही कारण है
कि जीव जंतुओं को बिजली के झटके अक्सर लग जाते हैं। तो आप में से कौन यह खेल जीता? दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सर्द मौसम में दरवाजे के हैंडल को छूने से अक्सर लगने वाला बिजली का झटका या सूखे बालों में गुब्बारे को रगड़ने के पश्चात बालों का सीधा खड़े हो जाना या बारिश के दिनों में दिखाई देने वाली बिजली या तड़ित के पीछे केवल एक ही कारण होता है, जिसे कहा जाता है विद्युत आवेश, जो 2 प्रकार के होते हैं तथा उनके बीच होने वाले परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में। और अंत में हमने जाना 3 भिन्न प्रकार के पदार्थों के विषय में। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों, इसी पाठ के अगले वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं विद्युत आवेशों के कुछ मूल गुणों को। तब तक आप घर जाकर आज के पढ़ाए गए विषयों को अपनी पुस्तक से दोहराने की कोशिश करें। धन्यवाद। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।